गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू आवर रिवीजन लेक्चर्स फॉर +2 अकाउंट्स। चैप्टर चल रहा है हमारे पास रेशियोज। लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने करंट और क्विक रेशो पर काम किया था। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट दैट। करंट रेशो फॉर्मूला दोनों में डिनोमिनेटर इज करंट लायबिलिटी, हेयर करंट एसेट, हेयर क्विक एसेट, जिसका मतलब क्या है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड expenses. Now these current assets will include a stock of goods का स्टॉक तो आएगा, लेकिन spares टूल्स वगैरह का स्टॉक नहीं आएगा बिकॉज उनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, दोनों में करंट और क्विक में डेटर्स आएंगे। वो डेटर्स कौन से वाले आएंगे? आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन, मतलब नेट डेटर्स मुझे उठाने होंगे। एंड लास्ट पार्ट वाज, थर्ड पार्ट इसमें 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट हो गए थे। अब इनकी आइडल रेशो थी 2:1 एंड 1:1। वेलकम गौरव, मुस्कान, खुशी। नाउ इसके बाद हमारे इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन थे। इंक्रीज डिक्रीज में आप एक बड़ी सी अमाउंट इमेजिन करेंगे और बड़ा सा ही चेंज इमेजिन करेंगे, क्योंकि हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है वहाँ पर, सिर्फ इतना देखना इधर देयर इज अ इंक्रीज और अ डिक्रीज। नेक्स्ट आइए सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशोज ये कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करती है, जैसे कि हमारी लिक्विडिटी रेशोज किसके बारे में बात करती थी? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। सॉल्वेंसी में जैसे नाम है वैसा ही रेशोज का फॉर्मूला है। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब प्रोप्राइटर फंड्स। प्रोप्राइटर फंड्स किसके लिए वो देखते हैं? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट। तो इनमें फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब प्रोप्राइटर का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये रेशो प्रोप्राइटर की इन्वेस्टमेंट बताती है, डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाता है टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज अ बिट डिफरेंट, उस पर चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट ऑफ 2:1। इसका मतलब समझना, जब भी तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में ना एक लीवरेज फैक्टर आता है। लीवरेज फैक्टर का मतलब क्या है? मैं आज ना अपने बिजनेस में 20% कमा रहा हूँ। आज मैं 20% कमा रहा हूँ 10 लाख लगा के, मान लो, तो 10 लाख पर 20% में कितने कमा रहा हूँ? 2 लाख। मैं बैंक से 10 लाख का 2 गुना 20 लाख लोन ले लेता हूँ। 20 लाख लोन लिया, इस पर भी मैं 20% कितना कमाऊंगा? 4 लाख। अब सर इस 20 लाख पर जनरली इंटरेस्ट रेट जो होता है, मान के चलो तुम 8%, ठीक, या चलो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, मैक्सिमम कितना रहेगा? 10%। यानी 2 लाख तुमने क्या दे दिया? इंटरेस्ट। 4 और 2 लाख रुपया तुम्हारी अर्निंग्स में ऐड हो गया। कहीं तुम 10 लाख पर क्या कमा रहे थे? 2 लाख। 10 पर अब कितना कमा रहे हो? 4 लाख। दिस इज कॉल्ड लीवरेज। दैट्स वाई डेट और इक्विटी का 2:1 का कॉम्बिनेशन रखा गया। उसका कारण बड़ा सिंपल रखा, कह रहे अगर आपको लगता है कि आप 2 गुना डेट से काम कर सकते हैं, तो आप 2 गुना डेट लीजिए और उससे अपनी रिटर्न को बढ़ाइए। उससे फायदा किसको मिलेगा? बेसिकली इक्विटी को। जो इक्विटी को, ये अब सर 2:1 और क्यों नहीं बढ़ा रहे? कई बार बिजनेस में रिस्क आ जाते हैं। अब मान लो 20 और 10 कितने की कैपिटल होगी हमारी? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? डेट प्लस इक्विटी। तो मेरे लाल, हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है, कल को अगर उसमें रिस्क आता है तो यार 33% का रिस्क तुम्हारी कैपिटल बियर करेगी। बिजनेस डूब ही रहा है तो अलग बात है, फिर तो 30 का 30 डूबेगा। लेकिन अगर रिस्क आती है तो तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि तुम अपने पैसे से लॉस बियर कर सको। दैट्स वाई द बेस्ट रेशियो इज 2:1। इसके बाद डेट का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी हमारी वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सही है। और डेट का मतलब मेरा था लॉन्ग टर्म डेट। इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आएंगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ जाएंगी, दोनों, लेकिन कौन सी रहेंगी? लॉन्ग टर्म। अकेला डेट वर्ड लॉन्ग टर्म डेट को ही इंडिकेट करेगा, लेकिन अगर टोटल डेट लिखा आ रहा है उसमें लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा और शॉर्ट टर्म डेट भी आएगा। शॉर्ट टर्म डेट का दूसरा नाम क्या है? करंट लायबिलिटीज। डेट में क्या क्या आता है? बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन एंड प्रोविजन फॉर वारंटी।
ये तो भाई बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन, डिपॉजिट, लोन, लोन्स एंड एडवांसेस खास बात है, डिपॉजिट खास बात है। जनरली ये डिपॉजिट है और लोन्स एंड एडवांसेस हैं, ये दोनों शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको बैलेंस शीट में देखना है ये लॉन्ग टर्म के हेड में दिए हुए हैं या शॉर्ट टर्म के हेड में दिए हुए हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हेड में दिए हुए हैं तो ये डेट में कंसिडर होंगे, अगर शॉर्ट टर्म में दिए हुए हैं तो डेट में कंसिडर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉय बेनिफिट की प्रोविजन। एम्प्लॉय लंबे समय तक काम कर रहे हैं, उसके बेनिफिट के लिए जो भी प्रोविजन बनाएंगे वो भी लॉन्ग टर्म रहेगी। प्रोविजन फॉर वारंटी, फ़ोन खरीदा 5 साल की वारंटी, वो एसी पर, फ़ोन पर तो नहीं, एसी वगैरह पर 5 साल की, फ्रिज वगैरह पर 10 साल की, तो वो 10 साल लंबे समय के लिए वारंटी की लायबिलिटी क्रिएट की गई प्रोविजन के नाम पर। तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म का पार्ट है, लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी में हमारी इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व कितनी प्रकार के हैं? कैपिटल रिजर्व, CRR इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, DRR इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, देन जनरल रिजर्व एंड बैलेंस इन SPL। डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास डेट, नीचे आ जाएगी क्या? इक्विटी। देन हाँ जी, मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 30 लाख नीचे आएगा, ऊपर नीचे 30 लाख शेयर कैपिटल, प्लस क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्लस क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ या ना? ना सर जी, जब मैंने रिजर्व एंड सरप्लस बोला, रिजर्व एंड सरप्लस अकेला एक बड़ा हेड है। अब देखो ध्यान से, ये डाटा दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट नहीं है। जब मैंने रिजर्व एंड सरप्लस बोला, इट ऑलरेडी इंक्लूडेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 10 लाख अगर आ गया है तो 2 लाख इसके बीच में ही इंक्लूडेड है। इट मीन्स 10 लाख के 2 पार्ट है, 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और 8 लाख के बाकी रिजर्व है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऊपर आ जाएगा सर 20 लाख, 9% बॉन्ड्स ऊपर आ जाएगा सर 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ऊपर आ जाएगा सर 3 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मेरे लिए यूज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यूज़ नहीं है, ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म है, यूज़ नहीं है। तो इससे आप अपनी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आई। नेक्स्ट आइए, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या सर एसेट साइड दे दी इसने। तो एक चीज़ दी है लॉन्ग टर्म बोरिंग, कितनी दी है बेटा? 12 लाख रुपए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हम अपने मन में बैलेंस शीट इमेजिन करेंगे, बैलेंस शीट के पार्ट्स आपको याद होंगे, इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, ये हमारे फिक्स एसेट्स वगैरह जिनको हम PPE बोलते हैं, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। नाउ इसने हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है कितने की? 12 लाख। ट्रेड पेबल, यहाँ करंट लायबिलिटीज का पार्ट 1.2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट का पार्ट 1.7 लाख, इन्वेंट्री इसी का पार्ट 5.5 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स 1 लाख यहाँ कहीं आ जाएंगे, और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 21 लाख, 15 और 6, सही है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था डेट इक्विटी का? डेट अपॉन इक्विटी। अब आप देख पा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, बचा क्या डाटा फिल करने को? इक्विटी। दिस माइनस दिस माइनस दिस, इट विल अमाउंट टू इक्विटी। दोनों फिगर्स आ जाएंगी। देखिए काम कितना आसान हो गया, रट्टा लगाने की जगह अगर आप फॉर्मेट यूज करते हैं किसका? बैलेंस शीट का। नेक्स्ट आइए, बैलेंस शीट डिफेंस ब्रोकर्स डेट टू इक्विटी। अब देखिए ये रही मेरे पास, वर्किंग नोट में नहीं दिखाएंगे, ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन के लिए है ये बैलेंस शीट। जब आपको ये समझ आ गया, ये समझना सबसे आसान रहता है, डाटा को बस पेस्ट करते रहो। तो इसमें बच्चा क्या करेगा? लिखेगा यही चीज़ें, दिस प्लस वर्किंग नोट बनेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आप वैसे अगर देखेंगे डाटा अरेंज्ड है, जिस बच्चे जब आप 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी स्पीड इतनी बन जाएगी, आपको शायद बैलेंस शीट ये हमने पूरी थोड़ी दिखानी है। जब आप बैलेंस शीट का वर्किंग नोट बना रहे हैं मेरे लाल, आप ऐसे लिखते हो ये 15 और 6 21 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, फिर आपको आ जाता है कि हाँ इसका ये कहना चाह रहा है, क्या डाटा दे रहा है और क्या निकलवाना चाह रहा है। अदरवाइज इसको सोचने के बहुत तरीके हैं। मेरे दिमाग में जो आया, ये एसेट कवर हो गए, ये करंट एसेट कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं तो ये आगे टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस डेट, क्या आ जाएगा? इक्विटी। अब ये देखिए इसने भी ऐसे लिखा, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस डेट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डिफेंस ब्रोकर्स डेट इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी मेरे पास दी हुई है, शेयर कैपिटल एंड देन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की खास बात क्या है? वो नेगेटिव में है, यानी कि लॉस है, लॉस है मेरे लाल। तो
15 माइनस 2 30, माइनस कर देंगे, इसमें कुछ खास बात नहीं है। इक्विटी आ जाएगी मेरी 12,70,000 की, सही है। आफ्टर दैट नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये आ जाएगा मेरा 15 और 2 1785, ये दोनों का काम करके मेरे पास क्या आ जाएगी, डेट अपॉन इक्विटी। हाँ या ना? ना सर, 1785 डिवाइडेड बाय 1270, डेट अपॉन इक्विटी। जल्दी मेरी गलतियां होंगी पेपर में, तो पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का काम करेंगे। ये करंट लायबिलिटीज का मेरे लिए कोई यूज नहीं है, एसेट्स का, करंट एसेट्स का कोई यूज नहीं है, यही करा इन्होंने। ले कमाल की बात, बताओ शुरू में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, बेवकूफ जितना मर्जी बनते रहो। अभी इसी तरह से हमारे इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन, इन पर समय व्यर्थ ना करके आगे चलेंगे। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स बटा डेट कर क्यों रहे हो? एक नंबर में अगर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं ना, हमेशा हर बार फॉर्मूलेज तो याद रह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव याद नहीं रहता। डेट अपॉन इक्विटी, ये रिलेशन बताती है कितना अपने बिजनेस में इक्विटी का, ऑनर्स का इन्वेस्टमेंट और कितना डेट का इन्वेस्टमेंट है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ज़्यादा डेट है, माने कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। कम डेट है माने और बेटर यूज़ किया जा सकता है लेकिन रिस्क कम है, सही है। बेस्ट रेशियो है कि कहाँ तक यूज़ कर लो, 2 गुना डेट ले लो अपनी इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद जब आप पढ़ते हैं रेशियो टोटल एसेट्स टू डेट, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट रेशियो जब मैं लिखता हूँ तो मान लो मेरे टोटल एसेट्स हैं 10 लाख के, डेट है 3 लाख का। इससे क्या इमेजिन हो रहा है सर, ये मैं कर देता हूँ मान लो 2 लाख, 2 लाख और 10 5 टाइम्स। यार कि जिस बंदे ने मेरे को उधार दे रखे हैं, कल को अगर उसके पैसे किसी दिक्कत में आते हैं तो मेरे पास उसको पे करने के लिए 5 गुना एसेट पड़े। गॉट इट? तो सर यहाँ पर ये सेफ्टी मार्जिन बताता है किसको, जिन लोगों ने पैसा दिया। अब हम कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म वालों की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेफ्टी मार्जिन भी किसका बता रहा है, सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों का। इसमें खास बात क्या है, टोटल एसेट्स में सब कुछ आएगा, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट नहीं आते, ये आप पर अप्लाई भी नहीं होगा। फिक्टिशियस एसेट आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो आपको बैलेंस शीट दी जा रही है वो कंपनीज एक्ट वाली दी जा रही है। उसमें अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगा भी, वो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो इक्विटी का बैलेंस इफेक्ट होगा, कोई और चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप ना भी सोचें तो चल जाएगा। डेट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये हमारा सेम है। इसके बाद ये क्वेश्चन आया कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट, फिक्स्ड, अकम्युलेटेड, दिस। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब था मेरे लाल? डेट प्लस इक्विटी। तो ये करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, ग्रॉस है, अकम्युलेटेड है। फिक्स्ड एसेट कितने के आ गए? फिर से दिमाग में क्या आती है मेरे लाल? बैलेंस शीट। आइटम्स को प्लेस करते रहिए और आपका काम हो जाएगा। शैल आई डू दिस? आई डोंट थिंक हमें ज़रूरत है कि कर दूँ एक क्वेश्चन। अकेले में रोना मत, बच्चे रो देख रहे हैं कुछ मिल ही जाए तो बुरा भी क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज माई इक्विटी एंड दिस इज माई डेट। इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 22,20,000। फिर फिक्स्ड एसेट अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कितने दे रखे हैं बेटा? 13 लाख फिक्स्ड एसेट, नेट में लिखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7 लाख। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं सर जी? 2.5 लाख। उधर से इक्विटी शेयर कैपिटल 10.5 लाख। फिर सिर्फ कैपिटल है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 2.40 लाख। इन दोनों का टोटल बन जाएगा 1290। 3 लाख के क्या दिए हुए हैं? डिबेंचर्स। एसपीएल का बैलेंस 30,000, तो ये बन गया 13,20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1.5 लाख रुपए। डेट 3 लाख नहीं आएगा, डेट कितना आ जाएगा? 13 20 माइनस 12 20 कितना आ जाएगा? 9 लाख रुपए। ठीक है, आधी इन्फॉर्मेशन दे रखी है डेट की। डेट कितना दिया होगा? सिर्फ 3 लाख। कैलकुलेशन में टोटल में कितना है? 22 20, ये करके हमारा आ जाएगा। तो ये देखो डेट कैलकुलेशन वगैरह करके जो भी आएगा 9,60,000 का आ गया। ठीक है, हाँ ये ना। अब ये हाँ, वो मैंने छोटी सी गलती कर दी, जो कैलकुलेशन का फर्क है वही 30 × 2 60, डबल का मिस्टेक हो गया। डेबिट बैलेंस है तो ये यहाँ पे 13 20 की जगह 30 माइनस हो जाएंगे, 1290 की जगह 1260 रह जाएगा। वो कहानी सेम है, इन दोनों का क्या आ जाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 960। यानी डेट कितना है? 9 लाख नहीं है, कितना है? 960। बस उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन।
नेक्स्ट आइए, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट। कैपिटल एम्प्लॉयड में है डेट, इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी, एक साइड कंप्लीट। वही एक साइड किसके बराबर है, टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आ जाएंगे 4480, ठीक, डिवाइडेड बाय टू डेट। डेट हमें दे रखा है, नहीं दे नहीं रखा सर। कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड गए 16 लाख का, क्या आ जाएगा, डेट। चलो आसान क्वेश्चन है, यस बैलेंस शीट के फॉर्मेट से समझोगे तो बहुत आसान है। इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमने किया था, अभी क्या था, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटर फंड्स माने के इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और जिसको आप इक्विटी भी बोलते हैं, द फॉर्मूला इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तीनों को ऐड करते हैं सर जी, है ना, यस सर। और टोटल एसेट्स आप लोगों को पता ही है, हर तरह का एसेट आ जाएगा। व्हाट इट, चलिए इसमें आई डोंट थिंक कुछ खास करने वाला है। टोटल एसेट की कैलकुलेशन देख चुके हो, ठीक, प्रोप्राइटर फंड्स की कैलकुलेशन देख चुके हो। आफ्टर दिस EBIT वाली कहानी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस बारे में बात करती है कि कंपनी जिसकी हम बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, उसके पास अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए, कवर करने के लिए कितने गुना पैसा अवेलेबल है। तो सर इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स जो टोटल है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। यही देख लेना, मान लीजिए मैंने बैंक का ब्याज देना है 100 रुपये, मेरे पास 500 रुपये हैं बैंक को देने के लिए, तो 500 और 100 का रिश्ता 5 गुना का है, इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो यहाँ पर अर्निंग्स जो होंगी वो हमेशा ब्याज से पहले होंगी। तो जब आप P&L देखते हैं तो P&L में यहाँ पर कहीं टू इंटरेस्ट आता है, फिर टू नेट प्रॉफिट आता है, फिर माइनस टैक्स वगैरह आता है, सही है। तो मुझे आफ्टर टैक्स, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, मुझे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट नहीं लेना है, मुझे नेट प्रॉफिट भी नहीं लेना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने के बाद आ रहा है। तो मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना है, इंटरेस्ट से भी पहले। तो हम जो लिखते हैं, लेकिन बाकी खर्चों के ऑब्वियसली बाद मान के चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। तो हम लेते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम बोलते हैं EBIT अपॉन इंटरेस्ट। क्लियर। तो अब आप लोगों से जो इसमें मजाक किया जा सकता है, बंदा जो बच्चों को तंग करते हैं, नेट प्रॉफिट आया एग्जांपल के लिए 100 रुपए, टैक्स का रेट है 30%, 100 का 30%, 30, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 70। इसके बाद और भी कुछ माइनस होता है, क्या क्या सर, और प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है इसमें से, और इसमें से क्या जाता है, इक्विटी डिविडेंड, फिर अबे कहाँ निकल गया बेटा, फिर जाता है हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व्स। 70 में से मान लो 5 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, 15 का इक्विटी दिया, कितने बचे, 50। 50 कहाँ चले गए, रिजर्व में। वो रिजर्व कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख दूँ, जो बचेगा कहाँ चला जाएगा, SPL। अब मान लो आपको 50 रुपए देता है, ये दोनों दे देता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू SPL का इस साल का बैलेंस है 50 लाख, ठीक, इक्विटी डिविडेंड हमने दिया कितना, 15 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया कितना, 5 लाख, सही है, ये हो गया सर। फिर कहता टैक्स रेट है 30%। अब बच्चा जो गलती करता है, 50 लाख जो है SPL में ट्रांसफर हुआ है, वो इक्विटी डिविडेंड ऐड करेगा पहले, फिर क्या ऐड करेगा, प्रेफरेंस, कर आके कितना प्रॉफिट आ गया, 70 लाख। 70 लाख का 30% 21 लाख। गलत, यहाँ पर मुझे चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वहाँ पे ना आपको लोन देगा, हमारा 1 करोड़ का लोन है 8% वाला, या 1 करोड़ का लोन है मान लो 10% वाला, बस ये हमें डेट दे दिया। अब हमें रेशो निकालनी है इस डाटा से, इस डाटा से। अब सर क्या होएगा, 70 लाख के लिए हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 70 लाख, दिस प्लस दिस प्लस दिस करके।
एड बैक क्या करते हैं हम, टैक्स। टैक्स ऐड करने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन चलेगी 70 लाख इंटू आर अपॉन 100 माइनस आर, क्योंकि आपने देखा ऊपर आपने ही तो कैलकुलेट किया 100 रुपए पर 30 टैक्स था। टैक्स अमाउंट इज ₹30 एंड नॉट ₹21। बच्चे रिवर्स कैलकुलेशन भूल जाते हैं, बाकी काम आसान है। तो सर 70 इंटू आर अपॉन 100 करेंगे, 70 इंटू क्या रेट है टैक्स का 30 अपॉन 100 माइनस 30 70 कर कर आके कितना टैक्स आ गया 30 लाख। तो 100 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, अब बच्चा इसी से क्या कैलकुलेट कर देता है, हमारा रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जबकि फॉर्मूला क्या था, EBIT। इंटरेस्ट अभी बाकी है, टैक्स से पहले का तो प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट अभी बाकी है। तो इसमें और क्या ऐड करना है सर जी, इंटरेस्ट। बच्चा हमेशा ना ये इंफॉर्मेशन देखता है जो दे रखी है, लेकिन ये हमेशा हिडन इंफॉर्मेशन होती है 10% वाली। 1 करोड़ का 10% साल के दौरान कितना इंटरेस्ट गया होगा, 10 लाख। तो EBIT कितनी आ जाएगी, 110 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारा 10 लाख, तो कितने गुना पैसा पड़ा है, 11 गुना। गॉट इट। तो सर ये था हमारा कौन सा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लिखते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन सा लेने हैं, ऑब्वियसली किसकी बात कर रही है, लॉन्ग टर्म डेट्स की। इसमें जब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कभी भी बैंक चार्जेस नहीं लोगे। बैंक चार्जेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट। मैंने आपसे लोन लिया, आपका बैंक है, मैं आपका पैसा यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। बैंक चार्जेस का मतलब क्या है, मेरा पैसा आपके पास आता है, आप उस पैसे को मैनेज करते हो, कभी मैं पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ, कभी मैं पैसा जमा करवा देता हूँ। आप मेरे पैसे को जो मैनेज कर रहे हो, उसको मैनेज करने के लिए मैंने आपको चार्जेस दिए। तो सर वो वाले चार्जेस क्या कहलाते हैं, बैंक चार्जेस। वो हमारी सर्विसेज के लिए हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें एक तो बैंक चार्जेस नहीं आएंगे, प्लस शॉर्ट टर्म लोन का अगर कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है वो भी इसमें नहीं आएगा। किस पर है इंटरेस्ट, ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो सर ये देखिए, ये नन्ना सा क्वेश्चन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना, 6 लाख, टैक्स रेट कितना है 40%। मोस्ट कॉमन मिस्टेक, 6 लाख इंटू 40% नहीं करना है, इंटू 40/100 माइनस 40 आर अपॉन 100 माइनस आर। तो 6 लाख इंटू 40 अपॉन 100 माइनस 40 60 कर कर आके कितना आ गया, 4 लाख रुपए। तो सर 6 + 4 पैट कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 10 लाख रुपए। और सर देखिए 40 लाख डिबेंचर, 12% ऑफ 100 ईच। भाई 40 लाख के डिबेंचर है, उस पर 12% कितना बना, 12 4 48 4,80,000 प्लस 4,80,000 इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा हमारे पास, EBIT 14,80,000 डिवाइडेड बाय अवर इंटरेस्ट इज 4,80,000। ये रहा बेटा, क्लियर टू ऑल, 3.08 टाइम्स। इसके बाद आया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट किस में बच्चे, वो छोड़ दीजिए, नहीं है रेलेवेंट। नेक्स्ट आइए, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कहता है, एक तरफ से फॉर्मूला तो आपको पता है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बच्चे, बोलो, डेट प्लस इक्विटी। मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूं, 10 लाख बटा 30 लाख। ये दोनों फिगर्स मुझे क्या इशारा कर रही हैं कि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30। हाउ मच परसेंटेज इज माई ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एज कंपेयर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट। दिस इज माई टोटल इन्वेस्टमेंट, दिस इज द ऑन टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेट की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज कर लिया, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ जब मैंने ऑन इन्वेस्टमेंट बोला, उसकी जगह वर्ड क्या आ गया, डेट। तो डेट की इन्वेस्टमेंट कितनी है आउट ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे 30 और 10 है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 30, डेट का कितना पार्ट है 10, यानी तुम्हारा 1/3 बिजनेस डेट के सहारे से फाइनेंस हुआ पड़ा है। ये इक्विटी होती तो इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता, तो
इक्विटी का कितना पैसा लगा हुआ है और डेट का कितना पैसा लगा हुआ है। अगर 1/3 डेट का है, इसका मतलब 2/3 इक्विटी का है। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेट जब भी आएगा तो वर्ड कौन सा लेंगे, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉन्ग टर्म डेट कर रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए कई बार डिबेंचर्स के ना 2 पार्ट दे देता है। डिबेंचर लिख ले सर 70 लाख के हैं, जिसमें से 10 लाख करंट मैच्योरिटी वाले हैं। 70 लाख के डिबेंचर, जिसमें से 10 लाख कौन से वाले हैं, करंट मैच्योरिटी वाले। टोटल डिबेंचर 70 के हैं, तो सर उसमें से 10 अगर करंट मैच्योरिटी के हैं तो 10 जो करंट मैच्योरिटी के, दिस इज पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में कितना आ जाएगा, 60। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, कैपिटल एम्प्लॉयड डेट हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। ओम लिमिटेड डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वेयर इज द डेट, ये रहा। सर वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो एक बार वर्किंग नोट जरूर देखेंगे। कुछ भी नहीं है बेटा, एज इट इज 15 लाख लिख दिया। बेसिकली इसकी डिटेल आ जाती, नथिंग एल्स, उन्होंने अपने हिसाब से बनाना है। तो सर डेट आ गया 15 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आती है, दिस इक्विटी प्लस डेट। 20 और 11 की एक बार डिटेल देख ले, दिल की तसल्ली। लो बेटा ये भी मजाक चल रहा है जिंदगी में। तो सर 20 और 11 31 और 15 46 लाख, तो 15/46। बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन, खुदा पहाड़ निकला चुहिया। बच्चों का 10 पेज का पेपर है बेटा, उसमें कुछ है भी नहीं। कुछ क्वेश्चन छोटे से होंगे, काम करने वाला ज्यादा होगा। सो डोंट गो विद द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल लल्लू लाल नहीं बनोगे चाहे हो। नाउ प्लूटो, अच्छा जी कर पाओगे, ये रहा डेट, ये रही इक्विटी, फिर इन दोनों का टोटल। कैसे कैसे, 10 लाख बटा 16 24 30 लाख। लो ये हमारी सेम एग्जांपल बन गई प्लूटो की। ठीक है, लानती हूँ, यस और नो। इसके बाद आई हमारी टर्नओवर रेशियोज। कौन कौन सी, इन्वेंट्री, ट्रेड, ब्ला 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 ब्ला। चलिए लाइन वाइज लिखते हैं। हाँ जी, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो, फिर ट्रेड पेबल्स टर्न ओवर रेशो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो, फिर लो बेटा फिक्स एसेट, नेट एसेट। बस सब बकवास है इसके बाद। फिक्स एसेट फिर नेट एसेट। टर्नओवर का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है। टर्नओवर का मतलब क्या है, तुम्हारे जिस चीज से भी टर्नओवर को कंपेयर कर रहे हो, मैं फिक्स एसेट्स को देख के टर्नओवर को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने नेट एसेट्स को देख के टर्नओवर को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं स्टॉक को देख के टर्नओवर कंपेयर कर रहा हूँ, मैं डेटर्स को देख के टर्नओवर कंपेयर कर रहा हूँ। कितने पैसे से कितनी टर्नओवर घुमाई, इनका रिश्ता देख रहे हैं, कितनी बार इनको घुमाया गया, हाउ मेनी टाइम्स दे हैव टर्न। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देसी एग्जांपल लेते हैं ना, एक फूल दो माली, सुबह को भरा शाम को खाली। कुलचे की रेडी पे लिखा होता है भाई साहब। ठीक, अब कुलचे वाले भाई साहब है, उनकी रेडी एक दिन में खाली हो रही है। एक कुलचे वाले भाई साहब है, उनकी रेडी 3 दिन में खाली हो रही है। ठीक, माल तो एक बार में मान लो एक टाइम के माल का उधार मिलता है। तुम्हारी रेडी है अपनी, एक दिन का उधार लिया माल का 5000 का, उसको तुमने सर्कुलेट कर दिया, सर्कुलेट किया 5000 प्लस प्रॉफिट अंदर। दूसरा बंदा वो 5000 को कितने दिन में घुमा रहा है, 1 2 3 3 दिन में। कहानी वही है, हु सर्कुलेशन इज फास्ट, एक दिन वाले की। कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, एक दिन वाला। किसकी यूटिलाइजेशन बेटर है एसेट्स की, एक दिन वाले की। रेडी तो दोनों के पास वही है, उसने लेकिन लिखवा डाला, एक फूल दो माली, सुबह को भरा शाम को खाली। तो भाई साहब वो जो शाम को खाली करके जा रहा है उसकी कैपिटल एफिशिएंट है, किसकी एफिशिएंट नहीं है, जो 3 दिन में खाली कर रहा है उसकी वर्किंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब ये सभी रेशियोज में कुछ ऐसे ही फंडास देखने को मिलेंगे। इनके फॉर्मूले, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, जो रेशो का नाम है,
है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में याद है सारे फॉर्मूले। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मोस्टली बच्चे ट्रेड रिसीवेबल को बस डेटर्स ही मानते हैं, इसका मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल होता है। सिमिलरली यहाँ रेशो का नाम जो है एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का क्या मतलब है मेरे लाल? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला एवरेज वर्किंग कैपिटल। अब ये एक फिगर होती है ट्रेड पेबल, ये एक फिगर होती है, ये एक फिगर होती है। वर्किंग कैपिटल बहुत सारी फिगर्स को मिलाकर बनाई जाती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जब मैं एवरेज 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 लिख रहा हूँ, मेरा मतलब है एक ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा लो, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट से उठा लो। आपको डाटा दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया होता तो हम कौन से लेते हैं? क्लोजिंग वाले। क्लोजिंग हम मान के चलते हैं, अजम्पशन होती है कि जितने क्लोजिंग में है उतने ही ओपनिंग में थे। एग्जाम्पल सर 2020 में इन्वेंट्री थी 10 लाख की, 2021 में इन्वेंट्री है 16 लाख रुपए की। व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 16 26/2 करके 13 लाख रुपए की एवरेज इन्वेंट्री के हिसाब से हम रेशियोज की कैलकुलेशन करेंगे। अब जब लेकिन मैं बात करता हूँ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, नीचे मैं वर्किंग कैपिटल तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा, लेकिन मैं कभी एवरेज वर्ड यूज नहीं करूंगा। कारण किया जा सकता है, लेकिन हमें +2 लेवल पर इतना डाटा नहीं दिया होगा। सिमिलरली फिक्स एसेट्स भी लंबी कहानी, इसमें भी फिक्स एसेट, नेट एसेट्स भी नेट एसेट, डिनोमिनेटर। सही है। अब व्हाट इज द कॉज और व्हाट इज द वैल्यूएशन बेसिस फॉर इन्वेंट्री? इन्वेंट्री को आप किस पे वैल्यू करते हो? कॉस्ट पे या सेल प्राइस पे? कॉस्ट तो ऊपर आ जाएगा कॉस्ट। ट्रेड रिसीवेबल, किसी से पैसे क्यों लेने हैं? या तो आपने उसको लोन दिया होता है, या तो आपने उसको लोन दिया, या आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ट्रेड रिसीवेबल लेकिन हमेशा उस लोन को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते जो हमने किसी को दिया, बल्कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उस, हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उस पर्सन को जिसको हमने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की। बेसिक्स ऑफ अ रूल है। तो इस केस में हमने किसी को गुड्स या सर्विसेज दी, कैश दी तो पैसे लेने, उधार दी तो पैसे लेने, उधार, तो इसका बेसिस क्या आता है? क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली इसका बेसिस क्या आता है? क्रेडिट परचेज। ठीक, क्रेडिट सेल्स को आप लिखते हैं RFO। ठीक, आवाज नाउ वर्किंग कैपिटल ये वो, इन सब में जहाँ का कोई कॉमन बेस नहीं है, इन सब में सेल सेल सेल, टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर, या RFO RFO RFO। और जब भी मैं RFO की बात कर रहा हूँ, इट इज ऑलवेज नेट। नेट मतलब सेल्स माइनस सेल रिटर्न्स, RFO माइनस RFO की रिटर्न्स। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले मिनटों में खत्म। इसके बाद कई बार आप लोगों को इन्वेंट्री के केस में, एक्सेप्शनल केस होगा, वैसे ऐसा होता नहीं है, इन्वेंट्री के केस में कॉग्स गिवन नहीं होंगे, तो उस केस में आप क्या ले सकती हैं? नेट RFO। यहाँ पर एवरेज एवरेज एवरेज, इन तीनों के केस में इफ एवरेज नॉट अवेलेबल तो हम क्या लेंगे? क्या लेंगे? क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज। सही है। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं किसकी? ट्रेड रिसीवेबल की। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल में फॉर्मूला क्या था बेटा ट्रेड रिसीवेबल रेशो का? ट्रेड रिसीवेबल क्यों जनरेट हुए? क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ या ना? यही फॉर्मूला था कि नहीं? इसके बाद मान लो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 6 लाख रुपए, क्रेडिट RFO थी 18 लाख रुपए। कितना? 3 टाइम्स। ये सारी रेशो एक्टिविटी रेशोज जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें कैलकुलेट होती हैं टाइम्स में। अब जब ये रेशो टाइम्स में आ गई, इसके बाद एक ट्रेड रिसीवेबल से जुड़ा हुआ पीरियड होता है एवरेज कलेक्शन। ट्रेड रिसीवेबल से हम क्या करते हैं? एवरेज कलेक्शन। तो इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। कितने समय में कलेक्शन की जाएगी?
3 गुना है तो सर बड़ा सिंपल फॉर्मूला 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइडेड बाय द रेशो ट्रेड रिसीवेबल रेशो और टर्नओवर रेशो, तो ये आ जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। क्लियर? अब इन दोनों को रिलेट करना, ये चारों को मैं आपस में रिलेट करा रहा हूं, या दोनों को, चारों फैक्टर्स को। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, साल में कितनी बार मेरे डेटर्स का साइकिल घूमता है? 3 बार। कितनी बार साइकिल घूम रहा है? 3 बार। 3 बार साइकिल घूमता है, ओके। जो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 4 टाइम्स लिख दिया मैंने, टाइम्स नहीं आएगा, 4 मंथ्स आएगा। नहीं देखो 12 मंथ्स है या डेज है, तो ये मंथ्स या डेज में आएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड 4 मंथ्स, मतलब मैं अपने डेटर से 4 महीने में कलेक्शन कर लेता हूँ। तो बड़ा सिंपल है, साल शुरू हुआ, 4 महीने में कलेक्शन करी, एक साइकिल खत्म, अगले 4 महीने में कलेक्शन करी, अगला साइकिल खत्म, अगले 4 महीने में करी, अगला साइकिल खत्म, तो 3 साइकिल चले, यही है 3 साइकिल चले। सेम रूल स्टॉक के लिए भी यूज होगा, सेम रूल ट्रेड पेबल्स के लिए। स्टॉक के लिए फॉर्मूले सेम है, 12 मंथ डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, 12 मंथ डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। हाँ ये ना, ये करने के बाद इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है इन्वेंट्री के लिए होगा इसकी एजिंग निकालो, कि इन्वेंट्री की कितनी एज है। एज का मतलब वो कितनी देर हमारे पास रहती है। मैंने आज इन्वेंट्री खरीदी, मैंने 2 महीने में क्लियर कर दी, तो साल में कितनी बार घूमेगी? 6 बार। साल में 6 बार घूमी होगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी आ गई? 6 टाइम्स। एजिंग क्या आ जाएगी? 12 मंथ्स बाय 6 इज इक्वल टू 2 मंथ्स, मतलब एवरेज हमारे पास इन्वेंट्री कितने समय के लिए रहती है? 2 महीने के लिए। यही जब आप ट्रेड पेबल्स पर आएंगे, तो ट्रेड पेबल्स में जहां पर आपने यहाँ एवरेज कलेक्शन लिखा था, पेबल्स के लिए वर्ड क्या यूज हो जाएगा मेरे लाल? एवरेज पेमेंट पीरियड। कौन सा यूज हो जाएगा? एवरेज पेमेंट पीरियड। अब आइए सर, ये हमारी सारी रेशियोज खत्म, नन्नी मुन्नी सी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये रही, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग एंड सो ऑन। कॉग्स अगर गिवन नहीं है तो क्या ले लेंगे? नेट सेल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर गिवन है तो ठीक, नहीं तो क्या आ जाएंगे? 0। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप क्विक एसेट्स के समय करते थे। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला था स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए होते हैं, अगर दिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? 0। सिमिलरली यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या एज्यूम करेंगे? 0, अगर गिवन नहीं। और ये ना हो चतुराई कर दो, गिवन है तुम नीचे लिख के आ रहे हो ज्यूमिंग इज इक्वल टू 0, फिर कैलकुलेशन करनी है, ज्यूम तब करना है गिवन है नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एब्सेंस ऑफ माइंड नहीं है। नेक्स्ट आओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। भाई बोल तो देता है ये कर लो वो कर लो, जब सॉल्व करने की बात आती है इसमें यूज हमारे फॉर्मूले ही होते हैं। कौन से वाले? चलता तो भाई कंपनी के हिसाब से है, फॉर्मूले यूज करता है बेसिक वाले। ट्रेडिंग काउंट याद करते हैं हम, ट्रेडिंग काउंट में आता था यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है ना, और क्या आता था? परचेजेस, और क्या आता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या आता था? बाय सेल्स। सारा नेट मान के चल रहा हूँ मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दिस इज माई कॉग्स। कॉग्स का फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जितनी गुड्स मैंने बेची हैं मुझे उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी। सेल्स माइनस कॉग्स इज इक्वल टू जीपी। लानती हो? सेल्स माइनस कॉग्स, चमत्कार होएगा, फुलझड़ी चलेगी, क्या आएगा? सेल्स माइनस कॉग्स इक्वल टू जीपी। इसको उधर उधर घुमाते रहो मैथ के। सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉग्स। इसमें फंसता पका हुआ बच्चा, जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं आता। क्या सर ग्रॉस लॉस है तो कॉग्स आगे आ जाएगा, कॉग्स माइनस सेल्स। कॉग्स है मान लो 10 लाख, सेल्स हुई है तुम्हारी 8 लाख की, 10 की गुड 8 में बेची, तुम्हारे पे ये क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। कितना? 2 लाख। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? इतना दिमाग में ज्यूम कर लेना, सब हो जाएगा। कॉग्स ज़्यादा होएगी, सेल कम होएगी, तभी क्या आ रहा है प्रभु? लॉस। उलझ मत जाना, लॉस का पॉइंट क्वेश्चन 1 में है सिर्फ,
वही बाई चांस आ गया बच्चा हंस रहा है। अच्छा सेल्स दी हुई है 50 लाख रुपए, ग्रॉस लॉस की परसेंटेज है 5%। सेल पे ही कैलकुलेट करोगे कॉग्स पे करोगे? बोलो। लॉस हमेशा जानती हो सेल पे ही कैलकुलेट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? जीपी अपॉन सेल्स। तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला भी यही रहेगा, ग्रॉस लॉस अपॉन सेल्स। रिश्ता वही है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, दोनों ही किस पर कैलकुलेट होंगे? सेल्स पर। लॉस के क्वेश्चन है एक आध, लेकिन गलती से वो पूछ ले, फिर क्या होता है पता है? जिस साल पेपर में आता है अगले साल वाले बच्चे ध्यान से करते हैं, उनको वो आता नहीं है। कोई एक आध जनरेशन होती है अगली 5 में जिनको वो क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाता है। तो बेटर अपना दिमाग थोड़ा जागृत अवस्था में रखेंगे। चाहे बिल्कुल सही बात है, पढ़ते हुए नींद आती है। समझ पाए? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्स। और इसको ये क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ, हाँ जी बोलो, कॉस्ट ऑफ RFO। गॉट इट? इसके बाद एक और चीज़ है, इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस उड़ा दो अगर दिए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक। तीनों ही गुड्स की आइटम है, हाँ या ना? फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, वो नहीं लिखना है, माइनस सीधा क्या कर दो? क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम बोलते हैं क्या? एडजस्टेड परचेजेस। अब इन दोनों को मैं रिश्ता एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास एडजस्टेड परचेज, ओपनिंग स्टॉक 10 लाख, परचेजेस 50 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख। हाँ जी, कितना आया एडजस्टेड परचेजेस? माइनस में प्रभु, ओह माय गॉड, 45 लाख। वो बच्चा बेटर है जो चुप रहा। कितना आया? 45 लाख। अब मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे 10 लाख रुपए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 10 लाख। नाउ एडजस्टेड परचेजेस कितनी है मेरी? 45 लाख। कि मैंने जो स्टॉक बेचा, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब मैंने जो स्टॉक बेचा, उस स्टॉक की सिर्फ गुड्स वाले पार्ट की कॉस्ट कितनी है? कितनी है जी? 45 लाख। और इस पर खर्चा कितना हो गया? 10 लाख रुपए। खर्चा कितना हो गया? 10 लाख रुपए। अब देखो, जो गुड्स पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ RFO। तो 45 प्लस 10 कॉग्स कितनी बन जाएगी? 55 लाख। ये सर रजिस्टर्ड परचेजेस का यूज क्या है? कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दे देता है, एडजस्टेड परचेजेस भी दे देता है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे देता है। पता है जब बच्चों को फॉर्मूला आ जाता है ना तो वो ऐसी C क्लास मिस्टेक्स कराता है। थर्ड कैटेगरी, ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, तीनों दे रखे हैं, साथ में दे रखे हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो बेचारे बच्चों ने बड़ी मुश्किल से ये फॉर्मूले का रट्टा लगाया होता है वो कहता है अच्छा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मिलाल जब मैं एडजस्टेड परचेजेस बोल रहा हूँ उसमें ये भी एडजस्ट हो चुका है, ये भी। तो एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल अमाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये गलती नहीं करेंगे। जैसा अभी आपने ध्यान रखा था, एक क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ था और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में हेडिंग में दिया हुआ था। तो रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर जब एडजस्टेड परचेजेस देगा तो आप उसको परचेज नहीं मानोगे, नेट परचेज और एडजस्टेड परचेजेस में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इसके कुछ खास हैं कि नहीं है? हैं, एक बार देखने पड़ेंगे बेटा, इनको हम व्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।